नमस्कार। मैं आज पुनः अपनी कक्षा में आपके सम्मुख एक बहुत ही रोमांचक विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह विषय सुनने में भी आपको प्रिय लगेगा और समझने में। भाई, सवाल पूछा जाता है, बड़ा ही कॉमन सवाल है, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली? कोई भी बच्चा जवाब दे देगा कि 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 वह पावन दिन था जिस दिन हमारे राष्ट्र को आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन आज़ादी क्या थी? क्या आज़ादी कोई खाने की वस्तु थी? क्या आज़ादी कोई अंग वस्त्र था धारण करने के लिए? या आज़ादी कोई पुस्तक थी? सवाल मन में आना चाहिए। देखो, मैं जीएस सेगमेंट को जो ड्राफ्ट कर रहा हूं वह बड़ा ही सार्वभौमिक रूप लिए हुए है। मैं प्रतिदिन वैसे टॉपिक को डिस्कस करता हूं जो कि काफ़ी रोमांचक और ज्ञानवर्धक होता है। आज की जो टॉपिक है ना, अरे भाई, पात्रता परीक्षा और एसएससी वगैरह तो छोड़ दो, मैं पक्का कहता हूं कि आप सुनना। इससे तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार आज का जो टॉपिक है वो। तो सवाल है कि क्या आज़ादी पल भर में मिल गई? क्या आज़ादी एक वस्तु थी जो ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त की रात अपने हाथ से उठाकर भारत को दे दी और भारत आज़ाद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक प्रक्रिया के तहत भारत को मिली थी। यह एक प्रक्रिया के तहत भारत को मिली थी। एक प्रक्रिया जो 47 के पहले से शुरू हो चुकी थी, या कहें कि एक प्रक्रिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद धीरे धीरे क्रियान्वित होने लगी थी और उसके तहत ही उन प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अंग्रेजों ने भारत से जाने का निर्णय लिया। जी हाँ जी, आप समझ रहे होंगे, मैं आज उस मुद्दे पर हूँ जो मुद्दा बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही रोमांचकारी, ज्ञानवर्धक है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसी और विषय पर नहीं, बल्कि अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार 1946 समझ में आने लगा होगा। समझ में आप लोगों को आने लगा होगा कि जो सरकार थी वह 1947 में उसका गठन नहीं हुआ था आज़ादी के उपरांत। वस्तुतः 1946 में ही अंग्रेजों ने एक पूर्ण और सटीक, अपने हिसाब से सटीक कार्य योजना को अमली जामा पहनाते हुए भारत में एक सरकार का गठन किया जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व था और उस सरकार का नाम है अंतरिम सरकार। गठन कब होता है? 1946 में। अब समझना है कि आखिर इसके गठन के पीछे क्या था और इसके गठन के बाद क्या हुआ। आज हम लोग इसकी चर्चा करें। वस्तुतः आपको इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि जो लोग पढ़ते हैं वो बता सकते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का नाम सुने हैं? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब? 1946 में। भारत में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई 1946 में। इसका मूल उद्देश्य क्या था? आप सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को किया जाए। What is the process? Or in other words, we can say that by which process the transfer of power
विल मूव फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर टू इंडियन गवर्नमेंट कैसे होगा, इस विषय को लेकर कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कई मुद्दों पर बात करता है। बात करने के लिए अधिकृत कौन थे? कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग था, और चर्चा कर कर कैबिनेट मिशन वापस लौट जाता है। कैबिनेट मिशन का कार्य समाप्त होता है। इसके कार्य समाप्ति के उपरांत 12, अब देखना आज जो तुम चर्चा सुनोगे इसको मैं अनुरोध करता हूं कि YouTube पर बार बार सुनना, चूंकि कई रोमांचक और कई जानकारीपूर्ण, तथ्यपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी। कैबिनेट मिशन के जाने के बाद जो आयोग आया और जब वो वापस होता है तो उसके बाद 12 अगस्त 1946 को 12 अगस्त 1946 को बेवेल, कौन थे? बेवेल के द्वारा नेहरू को आमंत्रित किया जाता है। किस चीज के लिए? अंतरिम सरकार बनाने के लिए। 12 अगस्त 1946 को बेवेल के द्वारा नेहरू को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए। फलस्वरूप 12 अगस्त को जो निमंत्रण मिलता है नेहरू को, उसके ऊपर वह निर्णय लेने के उपरांत 24 अगस्त, उस पे निर्णय लेने के बाद 24 अगस्त 1946 को नेहरू जी जो होते हैं वह क्या करते हैं? अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा करते हैं। नेहरू जो है अंतरिम सरकार बनाने की क्या करते हैं? घोषणा कर देते हैं। नेहरू जी के द्वारा घोषणा कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 24 अगस्त को। घोषणा के बाद अब बारी था क्रियान्वयन का, कि आखिर सरकार कैसे बनेगी, जिसकी चर्चा कैबिनेट मिशन में ही हो चुकी थी कि आपको अंतरिम सरकार बनानी है जिसमें कितने सदस्य होंगे। इस चीज पे अब हम लोग अब ध्यान से समझना, चीजों को क्रमवार समझना। अंतरिम सरकार में कुल सदस्य कितने होने थे? 14। कुल सदस्य कितने होने थे? 14। अर्थात क्या था? अर्थात विभागों का बंटवारा। जो बेवेल के द्वारा निर्देश था उसमें स्पष्ट था कि आप अंतरिम सरकार का गठन करेंगे जिसमें कुल 14 सदस्य होंगे, जिसके आलोक में 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को कब? 2 सितंबर 1946। आप इधर से लिखें, टोटल मेंबर 14 थे। 2 सितंबर 1946 को क्या होता है? सरकार का गठन हो जाता है, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को यह घोषणा कर दी जाती है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, विभागों का बंटवारा शुरू होता है। चीजों को अब समझने की जरूरत है। विभागों का बंटवारा शुरू होता है किनके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो पहला नाम तो नेहरू थे। अब चीजों को क्रमवार समझना। टोटल मेंबर्स कितने होने चाहिए थे? 14 होने चाहिए थे। नामों की घोषणा की जाती है, कांग्रेस के द्वारा नामों की घोषणा की जाती है। परिस्थिति उसी वक्त जटिल हो जाती है। क्यों? चूंकि इस सरकार में, अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ साथ और किसकी भागीदारी होनी चाहिए थी? मुस्लिम लीग की होनी चाहिए थी। किसकी होनी चाहिए थी? मुस्लिम लीग की होनी चाहिए थी। लेकिन कैबिनेट मिशन के कई प्रस्तावों से इत्तेफाक नहीं रखने के कारण क्या होता है? मुस्लिम लीग जो है वह इस सरकार का हिस्सा नहीं बनती है। मुस्लिम लीग इस सरकार का हिस्सा नहीं बनती है।
जिसके फलस्वरूप कांग्रेस के 12 सदस्य इसमें नामित हो जाते हैं और जो हैं वो मुस्लिम लीग के लिए छोड़ दिए जाते हैं। 14 चाहिए था, कहीं 14 का वर्णन है, कहीं 15 का वर्णन, तो फिर भी 12 की नियुक्ति होती है और शेष पदों के लिए मुस्लिम लीग के लिए रिक्त रख दिया जाता है। अब वह नियुक्ति जब हुई तो समस्या तो जटिल हो गई, चूंकि सरकार का गठन इस स्वरूप में नहीं मान्य था कि मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं हो, जिसके कारण बेवेल के द्वारा समझाए जाने पर यहाँ मैं जो बार बार चर्चा कर रहा हूँ बेवेल माउंटबेटन के पहले भारत के क्या थे, वायसराय थे। बेवेल जो थे माउंटबेटन के पहले भारत के ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे थे जिनके अधीन भारत था। और यही कारण है कि जब अंतरिम सरकार की चर्चा होती है तो कहीं बेवेल का भी नाम आता है और कहीं माउंटबेटन का भी आता है। क्यों? चूंकि यह सरकार कब से काम करना शुरू कर देती है? 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक आज़ादी रात में मिली। तो इस पूर्वार्ध में मतलब स्थापना के समय बेवेल की भूमिका थी और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका रही। इस चीज को आप जानेंगे और यह दोनों नाम मैं क्यों कह रहा हूं इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा अपने व्याख्यान के दौरान। मुस्लिम लीग इससे इत्तेफाक नहीं रहता है और छोड़ देता। बेवेल के समझाने के बाद अक्टूबर में यह स्थापना कब हुई थी? सितंबर में। अक्टूबर में जाकर मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के कितने? 5 सदस्य। तो अब आप समझ लीजिए, मतलब 9 फ्रॉम कांग्रेस एंड 5 फ्रॉम मुस्लिम लीग। 5 मुस्लिम लीग से और 9 कांग्रेस से। इस तरह से अक्टूबर में एक गठन की प्रक्रिया हो जाती है। उसके आधार पे जो बंटवारा होता है, इस चीज को अब हम लोग समझेंगे कि कौन कौन प्रमुख नाम थे। नेहरू साहब थे, दूसरे राजेंद्र प्रसाद थे जिनको कि बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया, तीसरे पटेल साहब थे, चौथे राजगोपालाचारी जी थे, 5वें आसफ अली, 6ठा जॉन मथाई, 7वां जगजीवन राम, 8वां C.H. भाभा, और 9वां सरदार बलदेव। यह नाम जो थे वो किसके तरफ से थे? कांग्रेस के तरफ से थे। यह जो नाम थे वह कांग्रेस के तरफ से थे। और जब अक्टूबर में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का हिस्सा बनती है तो उसके 5 नाम थे। जोगेंद्र मंडल, एक चीज याद रखिएगा, जोगेंद्र मंडल मुस्लिम लीग के तरफ से एकमात्र हिंदू थे जो कि अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। जोगेंद्र मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल नाम था इनका। अली खां, लियाकत अली, मूलतः लियाकत अली के ही नेतृत्व में यह 5 व्यक्ति कार्यकारी जो अंतरिम सरकार थी उसमें शामिल होते हैं। आई चुंद्रीगर और अब्दुल। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं बड़ा ही गंभीर चर्चा कर रहा हूं कि स्टार्टिंग में वस्तुतः कांग्रेस के 11 सदस्य थे, नहीं 11 नहीं 12 सदस्य थे। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है।
9 का नाम आप जान रहे हैं, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, आशरफ अली, जॉन मथाई, जगजीवन राम, CH भाभा एंड सरदार बलदेव। 3 नाम और थे, सैयद अली, SN बोस एंड शफात अहमद। ये 3 नाम और थे जो सितंबर में, जब 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो कांग्रेस के कुल 12 सदस्य थे, लेकिन अक्टूबर में जब मुस्लिम लीग अपने 5 सदस्य जोगेंद्रनाथ मंडल, लियाकत अली, अली खान, II एंड अब्दुल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का हिस्सा बनती है, तो ये जो सैयद अली, SN बोस और शफात अहमद थे, इनको हटा दिया जाता है और तब आंकड़ा होता है 9-5 का। तब आंकड़ा क्या होता है? 9-5 का। इसमें जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या कोई और परीक्षा, उसमें कुछ विभाग के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और एक व्यक्ति के बारे में भी, जिसकी चर्चा मैं इनके प्रमुख लोगों के विभागों के बात करूं। सबसे पहली बात जो अंतरिम सरकार में बेहद ही चौंकाने वाली थी वह यह थी कि नेहरू का जो पद था वह उपराष्ट्रपति का था। नेहरू का जो पद था उपराष्ट्रपति का था, वाइस प्रेसिडेंट का था। इस चीज को आप सामान्यतः नहीं जानते होंगे या जानकारी नहीं रखते होंगे। जब अंतरिम सरकार 1946 का गठन होता है तो नेहरू को जो पद मिलता है वो वाइस प्रेसिडेंट का मिलता है। अब सवाल आता है कि तो आखिर उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? तो वस्तुतः अंतरिम सरकार में का जो गठन हुआ 1946 में, वो तमाम कार्यों को करने के लिए भारतीयों का प्रतिनिधिमंडल था। भारतीयों की ही सरकार थी, सारे लोग भारतवंशी थे, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जो थे उस वक्त के तत्कालीन बेवेल और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बने थे और उन्हें राष्ट्रपति तथा तीनों सेनाओं का सर्वेसर्वा का पद मिला हुआ था। उस लिहाज से नेहरू को उपराष्ट्रपति का पद दिया जाता है, जिनके पास की साथ में प्राइम मिनिस्टर्स के भी पावर होते हैं। तो सामान्यतः इसमें गलती हो जाएगी कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कह देंगे कि जवाहरलाल नेहरू थे। और सवाल अगर यह पूछ दिया जाए कि अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यह चीज आपको जानना चाहिए कि नेहरू उसके उपराष्ट्रपति थे, जो कि साथ में प्रधानमंत्री की तमाम शक्तियों को अपने अंदर समावेशित किए हुए थे। ये पहला ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखना। इसके अलावा जो सामान्यतः पूछा जाता है प्रश्न, वह प्रश्न पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद को लेकर, अंतरिम सरकार और आजादी के बाद। क्यों? चूंकि आजादी के बाद राजेंद्र बाबू को क्या बनाया गया? भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो अंतरिम सरकार में वह खाद्य मंत्री थे। अंतरिम सरकार में वो क्या थे? खाद्य मंत्री थे। ये इनका पोर्टफोलियो था। पटेल गृह मंत्री थे। पटेल क्या थे? गृह मंत्री। और सूचना प्रसार जो विभाग था वो ऑलरेडी पटेल के पास था। अब जिस चीज पर मैं चर्चा कर रहा हूं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो सब याद रखना, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार में शिक्षा जो एडुकेशन था वो किनके हाथ में था? राजगोपालाचारी के। किनके हाथ में था? राजगोपालाचारी के। और जब सरकार का गठन 1947 में होता है तब कौन बनते हैं? आजाद। कौन बनते हैं? आजाद बनते हैं। तो इस चीज को आप याद रखना कि ये एक कंफ्यूजिंग है कि अंतरिम सरकार और 47 के बाद की सरकार में शिक्षा विभाग एक कॉमन था, जिसमें एक ड्रास्टिक बदलाव था कि राजगोपालाचारी को हटा दिया जाता है और आजाद साहब को शिक्षा मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब इसके बाद तमाम प्रकार के विभाग नीचे मिलते गए। बंटवारा का खेल देखिए, मैं बाकी के विभाग की नहीं चर्चा करता हूं, प्रमुख विभाग की चर्चा कर रहा हूं। और वह इसलिए कि कांग्रेस के लोग जहां
कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फूड और उपराष्ट्रपति का पद रखा। वहीं लियाकत अली खान को फिनांस मिलता है। लियाकत अली खान को क्या मिलता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको कि हम लोग वित्त मंत्रालय के तौर पे जानते हैं। इसके साथ साथ जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मिलता है, अली खान जी को स्वास्थ्य विभाग मिलता है। तो ये मौलिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो मैं PDF दे दूंगा जिसमें विभागों का बंटवारा के बारे में आपको चर्चा किया गया। इस प्रकार से विभागों का संतुलित बंटवारा करने के उपरांत अंतरिम सरकार के द्वारा भी समाज का एक तबका खुश नहीं था, सहयोगी खुश नहीं थे। जी हां, मुस्लिम लीग इसके बावजूद संतुष्ट नहीं थी, जिसका फल देखने के लिए मिलता है कब? जब संविधान सभा के गठन की बात होती है। संविधान सभा के जब गठन की बात आती है तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का हिस्सा रहते हुए भी इसमें शामिल होने से पूर्णतः इनकार कर देती है। नतीजतन ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि यह जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जा रहा है, कार्य किए जा रहे हैं, इसको मुस्लिम बहुल इलाकों में लागू नहीं किया जाएगा। यह इस बात का द्योतक था कि मुस्लिम लीग सरकार का हिस्सा होने के बावजूद सरकार से संतुष्ट नहीं था। मुस्लिम लीग सरकार का हिस्सा होने के बावजूद सरकार से संतुष्ट नहीं था, जिसके फलस्वरूप यह देखने के लिए मिलता है कि 2011 कब? 2011 एक चीज याद रखना है आप लोगों को इसके बाद कि संविधान सभा के लिए 20/11/1946 को अक्टूबर में मुस्लिम लीग क्या हो गई? शामिल हो गई। और उसके बाद जो वायसराय थे, वायसराय के द्वारा संविधान सभा के लिए, वायसराय के द्वारा संविधान सभा हेतु मुस्लिम लीग को निमंत्रण भेजा जाता है। मुस्लिम लीग को निमंत्रण भेजा जाता है और 9/12/1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 9/12/1946 संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है और इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता है। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता है। ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश दे दिया जाता है कि वह इस संविधान सभा, जिसका उद्देश्य संविधान का निर्माण करना था, उससे इत्तेफाक नहीं रखती है और मुस्लिम लीग अपनी सूचना, अपने विरोध को प्रकट करने में कामयाब हो जाता है। फलस्वरूप ब्रिटानी हुकूमत के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि जो भी चीजें, जो भी बातें संविधान सभा के द्वारा पारित होंगी उसको मुस्लिम बहुल इलाकों में लागू नहीं किया जाएगा। मूलतः यही वह बिंदु होता है जो कि अंग्रेजों को 47 के जून में एक नई कार्य योजना को लाकर प्रस्तुत करने पर बल देता है कि भारत को मूलतः भारत, पाकिस्तान और रियासत के तौर पर बांटकर अलग कर दिया जाए। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है, नई सरकार का गठन होता है और उसके बाद भारत अपने विकास पर बढ़ उठता है। तो वस्तुतः आज के सेशन में मैंने आपको यह बताने का कोशिश किया, आपको यह बताने की चेष्टा की कि किस प्रकार से 12/8/1946 से लगते हुए सितंबर, अक्टूबर मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होना, नवंबर मुस्लिम लीग का संविधान सभा में शामिल नहीं होना और दिसंबर पहली बैठक का बहिष्कार करना, जिसमें कि मैंने अंतरिम सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पदों की भी चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। हमारा अतीत बेहद ही रोमांचक है और हमारा अतीत बेहद ही तथ्यों से भरा हुआ है।
उम्मीद करते हैं कि आप अपने शिक्षा के स्तर को बनाए रखेंगे और मेरी ही भांति नए नए क्षेत्रों को खोजेंगे और उस पर स्वाध्याय करने का कष्ट करेंगे। तभी आपके अंदर विचारों का समागम होगा, आपको तमाम प्रकार के तथ्यों की जानकारी रहेगी और आप आने वाले समय में सफलता को चूमेंगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।